एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था। उसके पिता की कोई जमीन जायदाद नहीं थी। माता पिता के जाने के बाद वो एक छोटी सी झोपड़ी में अकेला रहता था। लेकिन गांव में बाढ़ आने के कारण एक दिन वो झोपड़ी भी बह गई। गांव का मुखिया हरिनाथ बहुत दयालु स्वभाव का था। उसने रामू पर तरस खाकर अपने यहाँ काम पर रख लिया और रहने के लिए एक झोपड़ी भी दे दी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। अब रामू बड़ा हो चुका था। अभी वो सेठ हरिनाथ के घर काम करता था। रामू हरिनाथ को ही अपना माता पिता मानता था और जमींदार भी रामू को अपने बेटे की तरह मानते थे। एक दिन जमींदार रामू से कहते हैं, बेटा रामू, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते हो? तुम्हारी पत्नी आएगी तो तुम्हारा आधा काम तो वही संभाल लेगी। अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़की है तो मुझे बताओ। तुम्हारी पत्नी आएगी तो तुम्हारा घर संभाल लेगी, तुम्हारी आगे जिम्मेदारी वही संभाल लेगी। और मेरे बच्चे, अब मेरी उम्र हो चली है, मैं चाहता हूं मेरे जीते जी तुम्हारी शादी हो जाए। मेरी आंखों के सामने तुम्हारा घर बस जाएगा तो मैं भी तुम्हारे लिए निश्चिंत हो जाऊंगा। मालिक, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपको मेरी भी उम्र लग जाए। आपने बचपन से लेकर आज तक मेरा इतना ख्याल रखा है, मैं आपका उपकार कभी नहीं चुका सकता। उपकार की बातें छोड़ो रामू, बताओ शादी करोगे? मैं कोई लड़की देखूं या तुमने देख रखी है? मालिक, नहीं, मेरी नजर में कोई लड़की नहीं है। आप ही मेरे भगवान हैं। आप ही मेरे लिए कोई अच्छा जीवन साथी चुन सकते हैं। आप ही मेरे पिता समान हैं। ठीक है रामू बेटा, मेरी नजर में एक बहुत अच्छी लड़की है। और हाँ, खर्चे की चिंता बिल्कुल मत करना। पिता का दर्जा दिया है तो बात भी माननी पड़ेगी। हरिनाथ का एक बेटा भी था, किशोर, जो बाहर खड़ा होकर सारी बातें सुन रहा था। रामू के जाने के बाद वो गुस्से में हरिनाथ के पास आकर बोला, पिताजी, आपको रामू की शादी कराने की क्या जरूरत है? आपको उसकी शादी का पूरा खर्चा क्यों उठाना है? आखिर वो बचपन से आज तक हमारे टुकड़ों पर पलता आया है और अब आप उसकी शादी भी करवा रहे हैं। आपने उसका ठेका ले रखा है क्या? जुबान संभाल के बात करो किशोर। रामू मेरे बेटे जैसा है। मुझे सब पता है कि कौन अपना है और कौन पराया। तुम मुझे मत सिखाओ क्या सही है और क्या गलत। मैं तुम्हारा बाप हूँ, समझे ना? पिताजी, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आपका बेटा मैं हूँ, वो फटीचर रामू नहीं। आप मेरी तुलना उससे कैसे कर सकते हैं? क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका अपना बेटा कौन है? पिछले साल जब मैं इतना ज्यादा बीमार पड़ा था तो रामू ने मेरी कितनी सेवा की थी। दिन भर मेरे पास ही रहता था। तब कहाँ थे तुम? तब मैं मरते मरते बचा और तुम शराब के नशे में धुत पड़े रहते थे। और रामू मेरी दिन रात सेवा करता था। और आज यहाँ आकर अपने पराये का ज्ञान दे रहे हो। चलो अब जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। लगता है रामू ने आप पर कोई जादू टोना कर दिया है। और अब आपकी भी उम्र हो चुकी है। वैसे भी लोग बुढ़ापे में सठिया जाते हैं। अच्छा होगा कि अब आप सारा हिसाब किताब मुझे दे दीजिए, नहीं तो आप सारा पैसा यूं ही किसी और पर लुटा देंगे। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारे हाथ में हिसाब किताब देकर मैं अपना नाम खराब नहीं करना चाहता। मैंने पैसे बहुत मेहनत से कमाए हैं। समाज में मेरी बहुत इज्जत है। अगर तुम्हें सारा हिसाब किताब चाहिए तो पहले उस लायक बन के आओ, फिर बात करना मुझसे। काश भगवान ने मुझे तुम्हारी जगह रामू जैसा बेटा दिया होता। अपने पिता से ऐसी बातें सुनकर किशोर गुस्से में वहां से चला जाता है। थोड़े दिन बाद हरिनाथ रामू की शादी करा देता है। रामू अपनी पत्नी कमला से कहता है, सच में कमला, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। अब तक मैं अपने सारे काम खुद ही किया करता था, खाना बनाना, कपड़े धोना। अब तो सब तुम संभाल लेती हो। और तुम्हारे आ जाने से मेरा अकेलापन भी दूर हो गया है। माँ बाप तो बचपन में ही छोड़कर चले गए और फिर मालिक ने ही मुझे सहारा दिया। आज तुम मुझे मिली हो तो वो भी सिर्फ मालिक की वजह से। मालिक मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है, ये बात तुम भी याद रखना। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हरिनाथ चाचा दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं कभी आपको निराश नहीं करूंगी और हमेशा आपका साथ दूंगी, कमला ने उत्तर दिया। उधर किशोर मन ही मन जल रहा था। उससे राजू का सुखी जीवन देखा नहीं जा रहा था। इस फटीचर रामू का तो कुछ करना पड़ेगा। अरे उसकी तो छोड़ो, जब अपना ही सिक्का खोटा निकले तो क्या कर सकते हैं।
मेरा बाप होकर मेरे सामने उस फटीचर की तारीफ कर रहे हैं। ये अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगा। समय आने दो, दोनों को सबक सिखाऊंगा, तब देखता हूं कौन क्या करता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन किशोर हरिनाथ से कहता है, पिताजी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। लेकिन तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? क्या करने वाले हो? वो मैं आपको नहीं बता सकता, आप बस मुझे पैसे दे दीजिए। समझ गया कि आखिर तुम्हें पैसे क्यों चाहिए। तुम्हें अपने नशे की लत और जुआ खेलने के लिए पैसे चाहिए ना? अभी भी कह रहा हूँ, ये सब गंदी आदत छोड़ दो। मैंने आपसे पैसे मांगे हैं, ज्ञान नहीं। मेरी जो मर्जी आए मैं करूंगा। आखिर ये सारे पैसे मेरे ही तो हैं पिताजी। मैं आपकी संपत्ति का इकलौता वारिस हूँ, इसलिए आप मुझे ज्ञान कम दीजिए और चुपचाप मुझे पैसे दे दीजिए। बदतमीज, तुम दिन ब दिन और भी ज्यादा बदतमीज होते जा रहे हो। अपने पिता से किस तरह बात करनी चाहिए, क्या तुम ये भी भूल चुके हो? अगर तुम पैसे किसी अच्छे काम के लिए मांगते तो मैं तुम्हें दे भी देता, लेकिन अब मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। ये धन दौलत मैंने बहुत मेहनत से कमाई है। निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। अच्छा, मेरे लिए आपके पास पैसे नहीं हैं और उस फटीचर पर उड़ाने के लिए बहुत पैसे हैं। पिताजी, आप बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हैं। एक बार फिर से सोच लीजिए। बेवकूफ, अपने बाप को धमकी देता है। और कौन से पैसे? तूने आज तक एक फूटी कौड़ी तक नहीं कमाई। मैंने बचपन से तुझे बहुत लाड प्यार से पाला, तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। शायद यही मेरी गलती थी। चल निकल जा यहाँ से। किशोर गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके जाते ही रामू वहां आता है और हरिनाथ को परेशान देखकर पूछता है, क्या हुआ मालिक, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या बताऊं बेटे, किशोर ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। दिन प्रतिदिन वो बहुत बदतमीजी करता जा रहा है। मुझे बड़ी चिंता हो रही है। वो सही गलत में फर्क करना भूल गया है। आप चिंता मत करो मालिक, आप ज्यादा परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। आप छोटे मालिक से एक बार प्यार से बात करके देखिए, वो जरूर समझ जाएंगे। छोटे मालिक दिल के बुरे नहीं हैं। नहीं रामू बेटा, तुम नहीं जानते। अब बात हाथ से निकल चुकी है। वो समझने वाला नहीं है। उसके लिए अब मुझे कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा। इधर किशोर बहुत गुस्से में होता है और सोचता है, पिताजी ने ये ठीक नहीं किया। मुझे किसी भी तरह से पैसे चाहिए। यहाँ घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला, मुझे उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। अगले दिन रामू खेतों पर काम करने चला जाता है। तभी हरिनाथ की तिजोरी से 30,000 रुपए की चोरी हो जाती है। हरिनाथ अपने सारे नौकरों से पूछताछ करता है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। तभी किशोर वहां आता है और कहता है, क्या हुआ पिताजी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? छोटे मालिक, बड़े मालिक की तिजोरी से 30,000 की चोरी हो गई है, पर किसने लिया ये पता नहीं चल पा रहा है। एक नौकर ने बताया। अच्छा, तो ये बात है। रामू के अलावा और कौन ऐसा कर सकता है? किशोर ने जहर उगला। ये तुम क्या कह रहे हो किशोर? मुझे पूरा भरोसा है, रामू ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता पिताजी? आप तो उस पर अंधा भरोसा करते थे ना, और उसे तिजोरी की चाबी भी देते थे। अब पता चला कि क्यों वो आपके आगे पीछे घूमता था। उसकी नजर तो बहुत पहले से हमारे पैसों पर थी। तभी रामू वहां आता है। क्या हुआ मालिक, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? इतना कुछ करने के बाद भी पूछ रहा है क्या हुआ है? किशोर चिल्लाया। एक तो चोरी, ऊपर से हिम्मत तो देखो इसकी, मुंह उठाकर यहाँ चला आया। तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। मालिक, ये छोटे मालिक क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं और चोरी? राम राम, मैं तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता मालिक। ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं है। हम सब जानते हैं चोरी तुमने ही की है। अब सच सच बताओ, तुमने वो पैसे कहाँ रखे हैं? नहीं तो लात मारकर तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। तुम जैसे लालची लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। पहले अमीर लोगों को अपनी चिकनी बातों में फंसाते हो, उनके सामने अच्छा बनने का नाटक करते हो और मौका मिलते ही हाथ साफ कर लेते हो। एहसान फरामोश कहीं का। पिताजी ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया और तुमने उनकी अच्छाइयों का उन्हें ये सिला दिया। बस किशोर, बस करो। रामू ऐसा नहीं कर सकता, मुझे पूरा भरोसा है। मैं कब से देख रहा हूँ तुम रामू को भला बुरा सुनाई जा रहे हो। रामू मेरे बेटे जैसा है।
मुझे उस पर तुमसे भी ज्यादा भरोसा है, इसलिए अब तुम चुप हो जाओ। रामू भले ही गरीब है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी के मामले में वो तुमसे कहीं ज्यादा अमीर है। अब आप इस 2 कौड़ी के नौकर के लिए मेरा अपमान कर रहे हैं? ये रामू 1 नंबर का मक्कार और धोखेबाज है। चोरी इसी ने की है, क्या आपको नजर नहीं आ रहा? इसने आपकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, इसलिए आप कुछ देख नहीं पा रहे हैं। इससे पूछिए इसने पैसे कहाँ रखे हैं। बस करो किशोर, वरना अब मेरा हाथ उठ जाएगा। तुम रामू पर इल्जाम लगाकर उसे मुझसे दूर करना चाहते हो। मुझे लगता है चोरी रामू ने नहीं बल्कि तुमने की है, क्योंकि मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए। पिताजी, आप इसके लिए मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, अपने बेटे पर? ठीक है पिताजी, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप मेरे कमरे की तलाशी ले लीजिए, पर मेरी भी एक शर्त है। अगर मेरे कमरे की तलाशी ली जाएगी तो इस रामू के घर की भी तलाशी लेनी होगी। किशोर के कमरे की तलाशी ली गई, पर वहाँ कुछ नहीं मिला। देखा, कुछ नहीं मिला ना? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था पिताजी, आप बेकार में ही मुझ पर शक कर रहे थे। अब शर्त के अनुसार रामू के घर की भी तलाशी ली जानी चाहिए। रामू के घर की तलाशी ली गई और बिस्तर के नीचे से पैसे मिल गए। ये लीजिए मालिक, रामू के बिस्तर के नीचे ये सारे पैसे मिले। ये देखकर हरिनाथ को बहुत बड़ा झटका लगा। वो चुपचाप वहीं खड़ा रहा। रामू रोने लगा। पर मालिक, मेरा भरोसा कीजिए, मैं चोरी नहीं कर सकता। नहीं नहीं मालिक, मैंने कुछ नहीं किया। मालिक, मेरा भरोसा रखो, मैंने कोई चोरी नहीं की। चुप कर धोखेबाज, आज तुमने पिताजी के साथ बहुत गलत किया है। मेरे पिताजी तुम पर मुझसे ज्यादा भरोसा करते थे और तुमने उन्हें इतना बड़ा धोखा दिया। पिताजी, मैं तो कहता हूं कि इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। किशोर की चाल अब सफल हो चुके थे। ये सब देख के हरिनाथ ने धीमी आवाज में कहा, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। चल किशोर, चुपचाप घर चलो, मुझे कोई शिकायत दर्ज नहीं करवानी। चलो यहाँ से। मालिक, ऐसे चुप मत रहिए, कुछ तो बोलिए मालिक। आप मेरे लिए भगवान समान हैं। मैं आपके घर चोरी नहीं कर सकता। मालिक, ऐसे मत जाइए, मुझसे बात तो करिए। आप मुझसे रूठ गए तो भगवान मुझसे रूठ जाएंगे मालिक। चुप कर धोखेबाज, अब एक शब्द भी मत बोलना। शुक्र मना के पुलिस को नहीं बुलाया। मेरे पिताजी ने तुझ पर एक और एहसान कर दिया। अब से अगर मेरे घर के आसपास भी दिखा तो तेरी टांग तुड़वा दूंगा। इतना कहकर किशोर और हरिनाथ वहां से चले गए। रामू टूट चुका था। कमला, ये क्या हो गया? आज मेरे भगवान समान मालिक मुझसे रूठ गए। लेकिन इसमें आपकी क्या गलती है भला? वो पैसे हमारे घर में कैसे आ गए? अजी, ये तो मुझे किसी की सोची समझी साजिश लगती है। कमला, अभी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे मालिक से मिलना है। मैं कैसे अपनी बेगुनाही साबित करूं? अभी आपकी बातों पर कोई भरोसा नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता कि अभी आपका वहां जाना ठीक होगा। आपने देखा ना, मालिक भी बिना कुछ बोले वहां से चले गए। कुछ दिन बीत जाने दीजिए, तब बात करिएगा। रामू मान गया। लेकिन पूरे गांव में ये बात फैल गई कि रामू ने हरिनाथ के घर चोरी की है। गांव वाले उसे देखकर ताने मारने लगे। रामू रोज हरिनाथ के घर के बाहर जाकर घंटों खड़ा रहता ताकि उनकी एक झलक देख पाए, क्योंकि उस दिन से हरिनाथ ने घर से निकलना बंद कर दिया था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। कुछ दिन बाद कमला ने कहा, सुनिए जी, घर का राशन खत्म हो चुका है। आप अपने मालिक के भरोसे कब तक बैठे रहेंगे? अब आपको कोई काम ढूंढना ही होगा, नहीं तो गुजारा कैसे होगा? हाँ, तुम सही बोल रही हो। अब जो भी हो, लेकिन घर चलाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही कुछ काम की तलाश में जाता हूँ। शायद कहीं कुछ काम मिल जाए। ये बोलकर रामू घर से बाहर निकला। दिल उदास था, लेकिन खुद पर भरोसा करके रामू गांव में काम ढूंढने निकला। एक दुकानदार से पूछा, राम राम मालिक, मुझे काम की बहुत जरूरत है। क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो आप बोलोगे मैं कर दूंगा। बस कुछ काम दे दीजिए। अरे तू तो वही रामू है ना जिसने हरिनाथ के यहाँ चोरी की थी। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। क्या पता कल को तुम मेरी दुकान भी चुरा लो। चल निकल यहाँ से और दोबारा देखना मत, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग। दुकानदार ने झिड़क दिया। रामू का दिल टूट गया। ये सुनकर वो हताश होकर घर को निकला।
अगले दिन गांव के दूसरे सेठ रामलाल सेठ के पास गया। रामलाल मान गया। ठीक है रामू, कल से आ जाना। लेकिन तभी रामलाल की पत्नी आ गई, जो ये सब बातें सुन रही थी। कोई जरूरत नहीं है इसे रखने की। इसने हरिनाथ भाई के साथ धोखा किया है। अगर ये हमारे घर चोरी कर ले तो? इसे काम पर रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे भगवान, गुस्सा मत करो। माफ करना रामू, लेकिन मैं तुम्हें काम देके अपने घर पे कलेश नहीं कर सकता। अब तुम जा सकते हो। रामलाल ने भी उसे मना कर दिया। रास्ते में उसे हरिनाथ दिखाई दिए। रामू ने उन्हें आवाज दी, पर हरिनाथ ने उसे अनदेखा कर दिया। रामू का दिल टूट गया। इधर कमला को भी गांव की औरतें ताना मारती थीं कि दोनों पति पत्नी की मिली भगत है। दिन अचानक एक आदमी रामू के घर आया और बोला, अरे रामू, सेठ रामलाल ने तुम्हें काम पर बुलाया है, चलो जल्दी। रामू खुश हो गया और दिन भर रामलाल के यहाँ मन लगाकर काम किया। शाम को रामलाल ने उसे अच्छी मजदूरी दी। जब रामू घर चला गया, तब रामलाल सेठ हरिनाथ के घर पहुंचे। हरिनाथ भाई, मैंने आपका काम कर दिया है। जैसा आपने कहा था, मैंने उसे काम पर भी रख लिया और उसे पैसे भी दे दिए। शुक्रिया रामलाल भाई, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। हरिनाथ ने कहा। इधर किशोर को जब पता चला कि रामू को काम मिल गया है, तो उसने एक और चाल चली। अच्छा, तो रामू को काम मिल गया है। कोई बात नहीं, जैसे हमने पिताजी की तिजोरी से पैसे निकालकर उसके घर में रखे थे, वैसे ही इस सेठ की पत्नी का हार चुराकर रामू के घर में रख दो। मैं उस रामू को तड़प तड़प कर मरते देखना चाहता हूँ। किशोर ये बातें अपने एक साथी से कर रहा था, जिसे हरिनाथ ने छुपकर सुन लिया। हरिनाथ का खून खौल उठा। वो किशोर के सामने आए और बोले, किशोर, तुम इतना गिर जाओगे मैंने सोचा भी नहीं था। उस बेचारे रामू ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो उसे बर्बाद करने पर तुले हो? तुमने अपने ही घर में चोरी की और इल्जाम बेचारे रामू पर डाल दिया। मैं अभी पुलिस बुलाऊंगा और गांव वालों को बताऊंगा कि तुमने उसे जानबूझकर फंसाया है। अब कल सबके सामने तुम्हारा फैसला होगा। किशोर सन्न रह गया। अगले दिन हरिनाथ ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और किशोर की सच्चाई सबके सामने रख दी। रामू की ईमानदारी साबित हो चुकी थी। हरिनाथ ने रामू को गले लगाया और अपनी गलती की माफी मांगी। अपने बेटे के किए प्रायश्चित के रूप में और रामू ने जो अपमान झेला था, उसके बदले हरिनाथ ने अपनी 10 बीघा जमीन रामू के नाम कर दी, ताकि उसे भविष्य में कभी किसी पर निर्भर न रहना पड़े और वो अपना जीवन स्वाभिमान के साथ जी सके।